संवाददाता न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 अगस्त है और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्टील सिटी न्यूज। दुर्गापुर में हाल ही में भूमि पट्टा घोटाले की खबर ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने औद्योगिक और आवासीय भूमि के पट्टे में अनियमितता कर करोड़ों रुपए का लाभ उठाया। जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं और कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। नागरिक संगठनों ने इस घोटाले को आम जनता के साथ धोखा बताया है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट में सीआईएसएफ तथा विजिलेंस विभाग ने कल नए हवाई अड्डे के आसपास अतिक्रमण हटाने का काम आरंभ कर दिया है। अतिक्रमण हटाने के बाद हवाई अड्डे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा तथा लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा। स्थानीय विधायक श्वेता सिंह ने इसे चालू कराने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बोकारो एयरपोर्ट संचालन को लेकर डीजीसीए निरीक्षण की तैयारियां तेज हैं। 28 जुलाई को उपायुक्त अजय नाथ झा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोकारो स्टील लिमिटेड के अधिकारियों के साथ रनवे, टर्मिनल और सुरक्षा सुविधाओं का संयुक्त निरीक्षण किया। 1663 मीटर लंबे रनवे की गुणवत्ता, टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता और परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। डीजीसीए की मंजूरी मिलने पर ATR 72 विमान बोकारो से उड़ान भर सकेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट ने हाल ही में गेल के साथ 5 साल का समझौता किया है, जिसके तहत प्लांट को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG की आपूर्ति की जाएगी। यह कदम प्रोपेन गैस की कमी से निपटने और उत्पादन प्रक्रिया को स्थिर बनाने के लिए उठाया गया है। समझौते के बाद RSP अगले 3 महीने में पूरी तरह PNG पर स्विच करने की योजना बना रहा है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और लागत प्रबंधन में सुधार होगा। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से राउरकेला स्टील प्लांट का उत्पादन और पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी। विजयनगरम जिले के बोब्बिली ग्रोथ सेंटर में बेरी एलॉयज ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नया मैंगनीज और स्टील मटेरियल्स कॉम्प्लेक्स निर्माण शुरू किया है। इस परियोजना के लिए 93.43 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई है। संयंत्र में मैगजीन सिंटर प्लांट, DRI सुविधा, कार्बन पेस्ट प्लांट और 115 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट यूनिट शामिल होंगे। उत्पादन क्षमता 0.5 मिलियन टन मैंगनीज सिंटर, 3.3 लाख टन DRI और 60,000 टन कार्बन पेस्ट प्रति वर्ष होगी। इससे 813 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और आंध्र प्रदेश को भारत का उभरता हुआ स्टील हब बनाने में मदद मिलेगी। भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए सेल बोर्ड ने 1 अगस्त 2026 को बैठक कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। लंबे समय से बंद पड़े इस स्टील प्लांट में 10 अगस्त से बार मिल संचालन शुरू होगा और आगे चलकर प्राइमरी मिल भी चालू की जाएगी। कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक गतिविधियों में फिर से गति आएगी। AISP का पुनर्जीवन न केवल भद्रावती के अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि कर्नाटक के औद्योगिक परिदृश्य में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। सेलम में हाल ही में स्टील प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नए निवेश की घोषणा हुई है। राज्य सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर औद्योगिक विस्तार की योजना बनाई है, जिसके तहत टिडको औद्योगिक पार्क में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक आधारित उत्पादन इकाइयां शामिल होंगी, जो उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों का निर्माण करेंगी। भारत में हाल ही में शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ जिले के दिघी क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को एंकर शिपयार्ड बताया गया है और एंसिलरी उद्योग जैसे इंजन निर्माण, स्टील फैब्रिकेशन और कंपोनेंट उत्पादन को भी शामिल किया गया है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाया है। जिंदल स्टील प्लांट ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए 15.6 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य और 10.5 मिलियन टन बिक्री का अनुमान जताया है। जुलाई 2026 में घोषित Q1 परिणामों में कंपनी का शुद्ध लाभ 43% गिरकर
844 करोड़ रुपए रहा, जबकि राजस्व 25% बढ़कर 15,482 करोड़ तक पहुंच गया। अगस्त 2026 में 200 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन चालू होने जा रही है, जिससे प्रति टन 750 से 850 की लॉजिस्टिक बचत होगी। अंगुल ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता सितंबर तक 12,000 टन और दिसंबर तक 13,000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाई जाएगी। इन विस्तार योजनाओं से कंपनी की प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। टाटा स्टील ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के Q1 में 60,794 करोड़ रुपए का राजस्व और 9,370 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जिसमें भारत संचालन से 9,000 करोड़ रुपए का योगदान रहा और मार्जिन 27% तक पहुंच गया। यूरोप में प्रदर्शन कमजोर रहा। यूके में आय घटकर 27 मिलियन पाउंड पर आ गई, जबकि नीदरलैंड में केवल 4 मिलियन यूरो का लाभ दर्ज हुआ। कंपनी ने 31 जुलाई 2026 को घोषणा की कि उसने 33,873 करोड़ रुपए के निवेश से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में 4.8 MTPA लॉन्ग प्रोडक्ट विस्तार को मंजूरी दी है, जिससे कुल क्षमता 6.2 MTPA हो जाएगी। यह विस्तार टाटा स्टील के ग्रीन स्टील रणनीति और वैल्यू एडेड उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में बड़ा कदम है। JSW स्टील ने हाल ही में अपनी सहायक कंपनी पियाम्बिनो स्टील लिमिटेड के साथ विलय की योजना की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि 31 अगस्त 2026 को होने वाली शेयर धारकों की बैठक में इस अमलगमेशन पर मतदान होगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार 156 पियाम्बिनो स्टील शेयरों के बदले में 10 JSW स्टील शेयर दिए जाएंगे। इस विलय का उद्देश्य कॉरपोरेट संरचना को सरल बनाना, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड में निवेश को सीधे JSW स्टील के तहत लाना और अनुपालन लागत को कम करना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।